अगर हम बात करें मैम प्रेगनेंसी, तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के क्या संकेत हो सकते हैं? किसी प्रेगनेंसी में कोई लक्षण ही नहीं आते हैं। कई बार बस पीरियड डिले हुआ, एब्सेंस ऑफ पीरियड ही एक सबसे बड़ा कंसिस्टेंट सिम्टम है जो होता है। और टेस्ट करने में अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है, एक्चुअली तो हम लोग गाइड करते हैं कि प्रेग्नेंट होने के 3 महीने पहले ही, जब आप प्लान कर रहे हैं कि अब प्रेग्नेंट होना है, उसके 3 महीने पहले अपने डॉक्टर से सलाह करें, कुछ ज़रूरी टेस्ट करा लें और अपना डाइट और लाइफस्टाइल एक ऑप्टिमम लेवल पर ले आएं। इनफैक्ट इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ, टेम्परामेंट, ये सब भी इफेक्ट करते हैं कि आप हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तनीषा है। हमारे रक्षक पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का यह एपिसोड विशेष रूप से महिलाओं के लिए तैयार किया गया है। आज हम न केवल सिर्फ स्त्री रोग विशेषों पर बात करेंगे, बल्कि हॉर्मोन्स, लाइफस्टाइल, डाइट, ये सभी का एक महिला के स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी का बात करेंगे। इसी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है फोर्टिस हॉस्पिटल की एक बहुत ही प्रतिष्ठित एवं फेमस गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मिता वैद। वेलकम टू द पॉडकास्ट मैम। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। मैम, जैसे कि आपके ओपीडी में रोज इतनी महिलाएं आती है, आप उन सभी के समस्याओं का हल निकालते हैं, तो आजकल की महिलाएं किन स्त्री रोग विशेषों से सबसे ज्यादा पीड़ित है? उम्र के हिसाब से महिला की समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं, बट मुख्य रूप से हार्मोनल इम्बैलेंस, इन्फेक्शंस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, जो बहुत सारे कारणों से हो सकती हैं। फाइब्रॉइड्स के कारण, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, प्रेगनेंसी चाह रहे हैं बट प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आना, मीनोपॉज से संबंधित समस्याएं, मीनोपॉज के बाद में भी कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है। और मैम, अगर हम बात करें रेगुलर चेकअप की, तो एक महिला को कौन कौन से बेसिक टेस्ट करवाने चाहिए और कितने समय पे, और एक कब एक डॉक्टर से उन्हें मिलना चाहिए? जैसे हमने चर्चा की कि अलग अलग उम्र में अलग अलग समस्याएं होती हैं, फिर भी किसी स्त्री को मेनार्के के बाद, मतलब पीरियड शुरू होने के बाद, हर 2 साल में एक जनरल हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, जिसमें कुछ ब्लड टेस्ट जैसे हीमोग्लोबिन, थायराइड, शुगर, विटामिन D, B12, कोलेस्ट्रॉल, होल एब्डोमेन सोनोग्राफी और रिप्रोडक्टिव ईयर्स में पैप स्मीयर, बायलेटरल मैमोग्राम हर 2-3 साल में यह आवश्यक जांचें हैं। मैम, लोगों के मन में पीरियड्स को लेके भी काफी शंकाएं हैं, तो एक नॉर्मल पीरियड्स और एक अबनॉर्मल पीरियड्स, इनके क्या लक्षण हो सकते हैं? जब हम बात करते हैं इरेगुलर पीरियड्स की, तो हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेंज क्या है पीरियड्स की। तो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स 5 से 7 दिन, गैप बिटवीन 2 पीरियड्स, मतलब पहले पीरियड के पहले दिन से नेक्स्ट पीरियड के फर्स्ट डे का गैप वेरी कर सकता है 21 दिन से 37 दिन तक। 28-30 दिन का गैप मोस्ट कॉमन है, बट इससे कम 21 दिन तक और 37 मैक्सिमम डेज का गैप हम नॉर्मल मानते हैं। जहाँ तक फ्लो का सवाल है, तो हैवी फ्लो कहते हैं अगर एक दिन में महिला को 4 से ज़्यादा पैड चेंज करने पड़े या बड़े बड़े क्लॉथ्स आ रहे हैं, तो वो हैवी पीरियड्स की श्रेणी में आता है। इसके अलावा पीरियड्स से संबंधित और समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पीरियड्स के टाइम बहुत ज़्यादा दर्द होना, या पीरियड्स के 10-12 दिन पहले से मूड स्विंग्स होना, बॉडी में हैवीनेस, ब्रेस्ट सोरनेस, जिसे हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं, या पीरियड्स के पहले 2-3 दिन या बाद के 2-3 दिन स्पॉटिंग होना। ये सब इरेगुलर पीरियड्स की श्रेणी में आते हैं। मैम, जैसे अभी आपने बात की कि पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा दर्द हम कब बोलेंगे और क्यों होता है, और इसको कब हम एक गंभीर समस्या मानेंगे? पीरियड्स में थोड़ा पेन या डिस्कम्फर्ट तो नॉर्मल है। पीरियड्स के पेन को हम 2 श्रेणी में रख सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डिस्मेनोरिया या पीरियड्स का पेन है जो माहवारी शुरू होने के पहले दिन स्टार्ट होता है और लगभग 24 घंटे में आराम भी आ जाता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया मतलब वो किसी बीमारी के कारण है
यह पीरियड्स स्टार्ट होने के 5-7 दिन पहले से स्टार्ट हो सकता है और पीरियड्स की पूरी ड्यूरेशन में महिला को परेशान कर सकता है और किसी-किसी सिवियर केस में ये पीरियड्स खत्म होने के बाद भी पेन परसिस्ट करता है। मैम आजकल हम देख रहे हैं कि पीसीओडी एक बहुत ही आम समस्या हो गई है। अगर आप हमें इसे सरल भाषा में बताएं तो पीसीओडी क्या होता है? पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। सिस्ट मतलब पानी के छाले। ओवरी में पानी के छाले कैसे होते हैं? ओवरी का कुदरती काम है हर महीने एक एग बनाना। यह बहुत सारे हॉर्मोन्स के आपस में बैलेंस या कोऑर्डिनेशन के कारण संभव हो पाता है। जब हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है, तो हर महीने जो ओवरी में एग बनना चाहिए, यह मैच्योर नहीं हो पाता है। आधी दूरी तक जाकर के यह ओवरी से रिलीज़ नहीं हो पाता है, मैच्योर नहीं होता है इसलिए, और ओवरी में ही डंप होने लगते हैं। जब बहुत सारे इमैच्योर फॉलिकल्स ओवरी में इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं। एग नहीं बनने से 2 प्रभाव होते हैं। एक तो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, तो प्रेगनेंसी का चांस नगण्य है, नेग्लिजिबल है। प्लस जो ओव्यूलेशन के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, जैसे पीरियड आना समय पर, जैसे मूड चेंजेस या जो एक नॉर्मल हेल्दी लेडी का जो मासिक चक्र है, वो पूरा नहीं हो पाता है। तो इसीलिए पीसीओडी के लक्षण क्या हुए? पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाना, मोस्टली ये डिलेड हो जाते हैं 2-3 महीने तक या कभी-कभी हर 15 दिन में आने लगते हैं। इसकी मात्रा कई बार बहुत कम हो जाती है। हार्मोनल चेंजेस के कारण लेडी का या गर्ल का वेट बढ़ने लगता है। मेल हार्मोन्स एंड्रोजन्स का अमाउंट बढ़ने लगता है बॉडी में, जिसके कारण एक्ने, हिर्सुटिज्म, ब्रेस्ट रिग्रेशन, ब्लैकनिंग ऑफ स्किन बिहाइंड नेक, पिगमेंटेशन, ये सब चेंजेस आते हैं। मैम जैसे हमें पता है कि पीसीओडी का मेन इलाज होता है हार्मोनल पिल्स, तो इसके अलावा भी कोई ऑप्शंस अवेलेबल है क्या इनके इलाज के लिए? यह एक भ्रांति ही है कि पीसीओडी का इलाज है पिल्स। एक्चुअली ये पिल्स जो हार्मोनल पिल्स या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स 21 दिन के कोर्स होते हैं, यह पीसीओडी के लक्षणों को मास्क कर देते हैं। जब तक आप पिल्स ले रहे हैं, तब तक पीरियड्स टाइम पर आएंगे, एंड्रोजन्स का प्रभाव कम हो जाएगा, तो आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, एक्ने, हेयर फॉल सब में टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। तो ओसीपीज तो इसको बस एक टेम्परेरी सिम्टम्स को रिलीव करने का माध्यम है। पीसीओडी का कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन हमें पता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है हमारी बॉडी में, जो जिसकी कमी से डायबिटीज़ भी हो जाता है। तो डायबिटीज़ और पीसीओडी का सेम कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन हार्मोन शरीर में बन तो रहा है, पर हमारे जो ऊतक हैं, हमारे जो टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, स्किन है, उसके ऊपर इंसुलिन प्रभाव नहीं कर पा रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए पहला इलाज है हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल करेक्शन। फिजिकल एक्टिविटी 40-45 मिनट्स ऑफ डेली फिजिकल एक्टिविटी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए सबसे उचित माध्यम है। अब जब हम डाइट की बात करते हैं तो बहुत सारी फैशनेबल डाइट्स, फैट डाइट्स, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट डाइटिंग, इस सब की जगह एक माइंडफुल ईटिंग की हैबिट होनी चाहिए कि हम सोच के जितना ज़रूरत है, जितना भूख है, उतना नरिशिंग डाइट लें। तो एक अच्छी डाइटिशियन से अपनी इच्छा अनुसार कस्टमाइज डाइट चार्ट बनवा के उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें और 45 मिनट्स डेली ब्रिस्क वॉक भी करेंगे तो पीसीओडी में रिलीफ मिलता है। 6 से 9 महीने, साल भर होते होते लेडी को स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है और अगर वो चाहे तो वो कंसीव भी कर सकती है। तो मैम आजकल जैसे इनफर्टिलिटी एक बहुत ही बड़ी समस्या होती जा रही है, तो जो कपल्स प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और कंसीव नहीं कर पा रहे, तो उन्हें कब एक डॉक्टर के पास आना चाहिए, कब दिखाना चाहिए? इनफर्टिलिटी तब कहते हैं हम जब साल भर हो जाए किसी कपल को ट्राई करते हुए और उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या एक बच्चा उनके पास ऑलरेडी है, उसके बाद वो 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं बट प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। पर इतना टाइम 6 महीने और साल भर बिना किसी एंग्जाइटी के ट्राई करना चाहिए। जब हमारे पास प्रेग्नेंट नहीं होने की समस्या लेकर आते हैं, तो हम उन्हें एज़ अ कपल
ट्रीट करते हैं। हस्बैंड्स की जांच और सलाह भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी वाइफ की। अब प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, तो हमें समझना होगा कि प्रेगनेंसी होती कैसे है। कि हर महीने ओवरी से एक एग रिलीज होता है जो ट्यूब के थ्रू पास होकर यूट्रस में आता है और फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बन के यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। अब इसमें से कहीं पे भी प्रॉब्लम है, अगर एग नहीं बन रहा है, जैसे हमने डिस्कस किया पीसीओडी में भी ओव्यूलेशन नहीं होता है, या किसी की ट्यूब्स ही ब्लॉक्ड है, या यूट्रस में कोई बीमारी है, या हार्मोनल डिस्टर्बेंस है कि फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो ट्यूब से आकर इम्प्लांट ही नहीं हो पा रहा है यूट्रस में, तो प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है। इन सभी की अलग अलग जांचें बनी हुई हैं। तो बेसिक टेस्ट जैसे सोनोग्राफी, ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, ओव्यूलेशन तो कई बार हम स्ट्रिप्स से टेस्ट भी कर सकते हैं और सोनोग्राफी से ट्रैक भी कर सकते हैं। प्लस कुछ जनरल हार्मोन्स, थायराइड, प्रोलैक्टिन। टीबी का इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन है जो अंडर डायग्नोज भी है, और यूट्राइन टीबी एक बहुत बड़ा कारण है प्रेग्नेंट नहीं होने का। तो इन सब कारणों को मद्देनज़र हम कपल को टेस्ट एडवाइस करते हैं और सूटेबल ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर हम बात करें मैम प्रेगनेंसी, तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के क्या संकेत हो सकते हैं? उसमें क्या प्रीनेटल चेकअप्स एडवाइस होता है? कैसे डाइट वगैरह फॉलो करना चाहिए? प्रेगनेंसी के सिम्टम्स तो एक्चुअली मूवीज़ में इतने पॉपुलर हो गए हैं कि बस थोड़े से दिन चढ़े और वॉमिटिंग हुई तो उससे घर के बड़े बूढ़े सब डायग्नोज कर लेते हैं कि शायद प्रेगनेंसी होगी। बट ऐसा हर केस में नहीं होता है। किसी किसी प्रेगनेंसी में कोई लक्षण ही नहीं आते हैं। कई बार बस पीरियड डिले हुआ, एब्सेंस ऑफ पीरियड ही एक सबसे बड़ा कंसिस्टेंट सिम्टम है जो होता है, और टेस्ट करने में अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है। एक्चुअली तो हम लोग गाइड करते हैं कि प्रेग्नेंट होने के 3 महीने पहले ही, जब आप प्लान कर रहे हैं कि अब प्रेग्नेंट होना है, उसके 3 महीने पहले अपने डॉक्टर से सलाह करें, कुछ ज़रूरी टेस्ट करा लें और अपना डाइट और लाइफस्टाइल एक ऑप्टिमम लेवल पर ले आएँ। इनफैक्ट इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ, टेम्परामेंट, ये सब भी इफ़ेक्ट करते हैं कि आप हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे या नहीं। ये सब तैयारी करने के बाद जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो फर्स्ट विजिट जब आप टेस्ट डिटेक्ट करते हैं पॉजिटिव है, तभी एक बार मिल लेना चाहिए। क्योंकि पहले के टेस्ट कितने भी नॉर्मल हों, उनकी वैल्यू प्रेगनेंसी में डिफ़र करती है। अगर कोई हार्मोन की डेफिशिएंसी है, पीसीओडी की हिस्ट्री रही है, कोई मेडिकल रिस्क फैक्टर्स हैं, तो कुछ टेस्ट करा के हम पूरी प्रेगनेंसी को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो बच्चे के लिए ज़रूरी हैं, एक बार हार्ट बीट 7 वीक्स पे सोनोग्राफी में डिटेक्ट हो जाए, फिर 12 वीक्स में डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग, एंटी स्कैन, डबल मार्कर, और 5th मंथ में बर्थ डिफेक्ट्स के लिए 3D एनोमली स्कैन होता है। इसके बाद ग्रोथ स्कैन 7th-8th मंथ में होते हैं। हर महीने महिला का बीपी चेक होना, शुगर्स, यूरिन में कोई प्रोटीन तो नहीं आ रहा, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, बेबी की ग्रोथ ठीक हो रही है या नहीं। 6th मंथ तक मंथली चेकअप्स, 7th और 8th मंथ में एवरी 15 डेज, और 9th मंथ में वीकली मिलना चाहिए। और मैम ये मेनोपॉज क्या होता है? इनके क्या संकेत होते हैं? जब किसी मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल को 1 साल तक पीरियड नहीं आए, मीनोपॉज की एज में, मीनोपॉज की एज हम 40 के बाद मानते हैं, जब 12 महीने उससे पीरियड नहीं आए तो हम कहते हैं कि शायद इन्हें मीनोपॉज हो गया। मीनोपॉज इज एब्सेंस ऑफ पीरियड्स, पर ऐसा होने के पहले महिला को कुछ लक्षण, जिसे हम मीनोपॉजल सिंड्रोम कहते हैं, वो हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मीनोपॉज में ओवरीज काम करना धीरे धीरे कम कर देती हैं। तो ओवरीज से जो हार्मोन ईस्ट्रोजन आता है, उसकी कमी से महिला को कुछ लक्षण आते हैं, जैसे सर्दी गर्मी लगना, जिसे हम हॉट फ्लैशेस कहते हैं, रात को पसीने में तर हो जाना, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, मूड डिस्टर्बेंसेस, फेटीग, बोन पेन्स, बार बार यूरिन आना, वेजाइनल ड्राइनेस, ये सब कुछ लक्षण हैं जो मेनोपॉजल सिंड्रोम बनाते हैं। मैम जैसे अभी आपने मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस के बारे में चर्चा की है, तो इनके क्या-क्या कारण होते हैं? मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण होता है। अगेन हमारा डाइट और लाइफस्टाइल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थायराइड और प्रोलैक्टिन के कारण भी पीरियड्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। जो ऑर्गेनिक कॉज है, मतलब यूट्रस में
या पेल्विक ऑर्गन्स में किसी बीमारी के कारण पीरियड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। उनमें मेन है फाइब्रॉइड्स, या जिन्हें हम रसौली कहते हैं, जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं फाइब्रॉइड के। या एक सिचुएशन होती है एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, ओवेरियन सिस्ट या ट्यूमर्स। इन सब के कारण भी पीरियड्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। मैम, जैसे अभी आपने जिक्र किया फाइब्रॉइड्स का, तो ये क्या होते हैं और कब हमें इसे एक समस्या समझ पाएंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सिर्फ एक सोनोग्राफी में रसौली दिखना या जी। फाइब्रॉइड दिखना, जो एक बिनाइन ट्यूमर है, वो वारंट नहीं करता है कि इस महिला को सर्जरी की ज़रूरत है। फाइब्रॉइड्स के साइज और लोकेशन पे इनका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। अगर फाइब्रॉइड का कोई पेशेंट को सिम्टम नहीं है, उसके पीरियड्स डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, फाइब्रॉइड्स के कारण जनरली पीरियड्स हैवी, पेनफुल, लंबे चलने वाले या फ्रीक्वेंटली आने वाले हो जाते हैं। फाइब्रॉइड की लोकेशन अगर ऐसी है बिल्कुल बच्चेदानी के अंदर जहाँ से पीरियड आते हैं, तो कई बार महिला को पूरे महीने ही ब्लीडिंग होती है, रुकती ही नहीं है। ऐसे फाइब्रॉइड्स जो ब्लीडिंग सिम्टम्स दे रहे हैं, पेशेंट में एनीमिया होता जा रहा है, उनको डेफिनेटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर ये सब लक्षण नहीं है, पर कोई फाइब्रॉइड अपने आप में 7 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा साइज़ का है, तो भी उसे सर्जरी करनी चाहिए, भले ही उसकी वजह से सिम्टम्स नहीं हो। मैम, जैसे अभी आपने सर्जरी की बात की, तो आज के डेट में क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल है सर्जरी की और उनकी रिकवरी कैसे हो सकती है एक महिला पे? फाइब्रॉइड्स या कोई भी पेल्विक सर्जरी करनी हो, तो बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी होती है। पेशेंट अनमैरिड है या मैरिड, उसकी फर्टिलिटी डिज़ायर्स क्या हैं, उसको प्रेगनेंसी प्लान करनी है आगे या नहीं, और क्या वो अपना यूट्रस रिटेन करना चाहती है या नहीं। अगर उसको आगे प्रेगनेंसी डिज़ायर्ड है, तो हम सिर्फ फाइब्रॉइड्स निकाल करके यूट्रस रिपेयर कर देते हैं। यूट्रस रिपेयर करते वक्त भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगली प्रेगनेंसी में उसके यूट्रस को कोई इंजरी ना हो। अगर हिस्टेक्टमी करनी है, तो हमें सोचना पड़ता है कि पेशेंट की उम्र क्या है। 40 से कम में हम यूजुअली ओवरीज़ को रिटेन करना चाहते हैं, हम ओवरीज़ नहीं निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है उससे जो ईस्ट्रोजन हार्मोन आ रहा है, वो अगले बहुत सारे साल पेशेंट को स्वस्थ रखेगा। अगर 45 के बाद में हिस्टेक्टमी प्लान करते हैं या रिमूवल ऑफ यूट्रस, तो थोड़ा टेंडेंसी रहती है कि ओवरीज़ निकाल दें, स्पेशली अगर उनमें भी कोई सिस्ट या एंडोमेट्रियोसिस है तो। तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, चीरा लगा के या लेप्रोस्कोपी के द्वारा, या आजकल रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज़ भी हो रही हैं। तो इनका रिकवरी पे कोई डिफरेंस पड़ता है क्या महिला के स्वास्थ्य पे? रिकवरी में डिफरेंस होता है, क्योंकि चीरा लगाना, कहीं पे भी हमें कट आता है, छोटी सी चोट लगती है, तो वो दुखती है, और उससे हमारा मूवमेंट और हमारी फ्रीडम, हमारा ईज ऑफ डूइंग ऑफ वर्क अफेक्ट होता है। तो जब किसी सर्जरी के लिए बड़ा चीरा आएगा, तो ज़्यादा दर्द होगा और मरीज़ को ज़्यादा आराम की ज़रूरत होगी। अगर ज़रूरत होती है कि बहुत बड़ी गाँठ है, या पहले बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं, या कोई मेडिकल उसको कारण है जिसके कारण उसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं हो सकती है, तो चीरे वाली सर्जरी ही प्रेफ़र करते हैं। बट जहाँ पेशेंट फिट है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए, वहाँ लेप्रोस्कोपिक, या जिसे मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी भी कहते हैं, वो बेस्ट होती है। इसे कीहोल सर्जरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत छोटे-छोटे लेस देन 1 सेंटीमीटर कट्स आते हैं। सारी सर्जरी मैग्नीफाइड व्यू में मॉनिटर पर देखकर होती है। जो यूट्रस है, कई बार पेशेंट्स को लगता है इतनी बड़ी गाँठ है, आप इतने छोटे छेद से कैसे निकाल पाएँगे, कहीं कुछ अंदर रह तो नहीं जाएगा? तो उसमें नहीं रहता है, क्योंकि यूट्रस एक बार लेप्रोस्कोपी से सेपरेट करने के बाद वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है, या बहुत बड़ी गाँठ हो तो हम उसको तोड़कर भी बाहर निकाल पाते हैं, क्योंकि इसमें चीरे का साइज़ बहुत ही छोटा होता है। तो पेशेंट का मूवमेंट बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। कई बार तो हम लोग देखते हैं कि 24-36 घंटे बाद ही मेजर सर्जरी के पेशेंट घर जा पाता है। जैसे अभी आपने ज़िक्र किया मैम रोबोटिक सर्जरी का, तो वो इन बाकी सर्जरियों से कैसे डिफरेंट है और वो कब करते हैं अपन? रोबोटिक सर्जरी एक बहुत ही उन्नत तकनीक अभी आई है, जिसने लेप्रोस्कोपी की भी जो कमियाँ थीं, जो मिसगिविंग्स थी, उनको भी सरपास कर लिया है। रोबोटिक सर्जरी क्या है कि जो रोबोटिक आर्म्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो रोबोटिक आर्म्स पे फिक्स्ड हैं, बट उनको ऑपरेट सर्जन कर रहा है।
सर्जन पेशेंट के पास भी हो सकता है या पेशेंट से थोड़ा दूर बैठकर मॉनिटर पर देखकर बिल्कुल फाइन कंट्रोल से उन इंस्ट्रूमेंट से ऑपरेट करता है। यह लेप्रोस्कोपी से कैसे बेहतर है? क्योंकि इसके रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनका मूवमेंट इतना हाई डिग्री पर है, उन डिफ़िकल्ट टू रीच स्पेसेस और एंगल्स पे भी इसकी वजह से हम पहुंच सकते हैं। 3D मैग्नीफाइड व्यू है कि हम एक डिजीज टिश्यू और एक हेल्दी टिश्यू में अंतर कर पाते हैं। तो प्रिसीजन ऑफ सर्जरी, जो वो टिश्यू रिस्पेक्ट की हम बात करते हैं कि हम डिजीज टिश्यू को ही हटाएं और हम हेल्दी टिश्यू को इंजर ना होने दें, वो रोबोटिक सर्जरी से बेहतरीन हो पाता है। तो क्योंकि उसका हेल्दी टिश्यू सारा प्रिजर्व्ड है, उस पर कोई इंजरी नहीं हुई है और पेशेंट डिजीज फ्री हो गया, तो पेशेंट की रिकवरी रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी के बाद बहुत जल्दी हो। मैम, अगर अब हम बात करें मेनोपॉज की, तो वो क्या है और उनके क्या क्या संकेत हो सकते हैं? मीनोपॉज कहते हैं जब एक मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल को मीनोपॉज की एज में, मतलब 40 साल के बाद 1 साल तक पीरियड नहीं आए, एब्सेंस ऑफ पीरियड फॉर 12 मंथ्स या 1 ईयर इन मीनोपॉजल एज इज मीनोपॉज। क्यों होता है मीनोपॉज? क्योंकि जो ओवरीज हैं जो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रही थी अभी तक, उनका काम धीरे धीरे कम होने लगता है। ईस्ट्रोजन के लो लेवल्स की वजह से मीनोपॉजल फीमेल में कुछ लक्षण आने लगते हैं जो एक्चुअल मीनोपॉज के 2-3 साल पहले से शुरू हो सकते हैं, मीनोपॉज के दौरान और मीनोपॉज के बाद भी 1-2 साल तक रह सकते हैं। परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि इससे मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, एक्सेसिव थकान, वेजाइनल ड्राइनेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, स्लीपलेसनेस, हॉट फ्लैशेस, कभी गर्मी एकदम से लगी, पसीना आ गया, फिर चिल्स आने लग गए। तो ये बार बार होते होते मेनोपॉजल लेडी को बहुत मूड प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। तो मैम, इनको अपन कैसे ट्रीट कर सकते हैं ये सारे सिम्टम्स को? अ, बहुत सारी तो हमें काउंसलिंग ही चाहिए होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे इमोशनल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी हैं। एज अ फैमिली ट्रीट करना पड़ता है, पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को भी काउंसल करना पड़ता है कि आप इनको अंडरस्टैंड करें, यह एक टेम्परेरी ट्रांजिशन फेज है, शी इज़ नॉट परमानेंटली लाइक दिस। उनके कहना पड़ता है कि इनको एनकरेज करो कि अपना खुद का ध्यान रखना शुरू करें, खुद की हेल्थ प्रायोरिटाइज करें, जो डाउट्स हैं, हेल्थ कंसर्न्स हैं, उनके टेस्ट कराकर उनको ठीक करें, उनके काम में हाथ बढ़ाएं, उनको इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें। अगर इस सब के बाद भी मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स में आराम नहीं आता है, तो बहुत सारे मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, सप्लीमेंट्स हैं जिन्हें हम फाइटोएस्ट्रोजेंस कहते हैं, प्लांट एस्ट्रोजेंस। क्योंकि अगर हम किसी लेडी को बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन सप्लीमेंटेशन देंगे, तो हमें डर लगता है कि उसका कोई हानिकारक प्रभाव ना हो, उसकी ब्रेस्ट पे, उसके यूट्रस पे। तो हम जो सेफ एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन लाइक सब्सटेंसेस सिंथेटिक जो हैं, उनसे हम पेशेंट की मदद कर सकते हैं। बट ये इतनी होपलेस कंडीशन नहीं है जितना पेशेंट कई बार बहुत ही लो फील करता है। इवन कई पेशेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक देम आउट ऑफ इट। बट इसका थोड़े से एम्पैथी से, थोड़ा सा उनको समझने से और थोड़े से सप्लीमेंट से हम हेल्प कर पाते हैं। तो मैम, जैसे अभी आपने परिवार का मेंशन किया, तो अंत में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि एक परिवार कैसे महिला के स्वास्थ्य पे हेल्प कर सकता है, उसको कैसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकता है कि वो हेल्दी रहे? आप सही कह रहे हैं कि ना केवल मेनोपॉज में, पर एक बच्ची के बड़े होने से लेकर और वृद्धावस्था तक फैमिली सपोर्ट की तो बहुत अहम भूमिका है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर चांस टू ग्रो देंगे, तो एक लड़की एक स्वस्थ महिला में ग्रो करेगी और एक स्वस्थ महिला एक स्वस्थ समाज को जन्म देती है। स्वस्थ समाज को जन्म देने के बाद भी उस पूरे परिवार की वो धुरी होती है और उसके सपोर्ट और उसके लगातार प्रयासों के बिना वो परिवार मेंटेन नहीं हो सकता। तो परिवारजनों की तो यही भूमिका है कि उसको जहाँ तक हो सके उसके कामों में सहायता दें, ताकि उसके पास टाइम और एनर्जी बचे अपने बारे में भी सोचने का, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने का। अगर उसको कोई कंप्लेंट्स हैं, कोई हेल्थ कंसर्न्स हैं, तो उसको तुरंत मेडिकल
गाइडेंस दिलवाएं, उसका प्रॉपर इलाज करवाएं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को खुद भी अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए और खुद का ध्यान हर उम्र में रखना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टुडे। आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण विषयों पे आज चर्चा की। श्रोताओं को बिल्कुल इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। थैंक यू सो मच।